हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक होगा जिसमें हम आर्टिकल नंबर 19 की बात करेंगे। अभी तक हमने आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 को कवर किया, जो राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा था। अब जो हम आर्टिकल नंबर 19 से 21 तक कवर करेंगे वो रहेंगे हमारे पास राइट ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22 ये रहेंगे हमारे पास राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक, तो आते हैं राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए आर्टिकल नंबर 19 हमें बताता क्या है। आर्टिकल नंबर 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर थिंग्स, ये सारी फ्रीडम है जो हमें मिलनी है। ठीक, तो इनके लिए प्रोटेक्शन की बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में। पहले समझिए आर्टिकल नंबर 19 भारत के नागरिकों के लिए है। ठीक, फॉरेन के या वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, भारत में रह रहे हैं, उनके लिए आर्टिकल नंबर 19 नहीं है। ठीक, तो जो भारत आर्टिकल नंबर 19 है वो भारत के नागरिक सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। उसमें से आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज ए, इसमें देखिएगा क्या है। इसमें बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हमारे पास बोलने की और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 19 के ए में। ठीक, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें बोलने की आजादी तो है, लेकिन ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो भी बोल रहे हैं उससे किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं होना चाहिए। एक लिमिट तक ही आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। दूसरी जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज बी में दी गई है। इसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मीन्स आपको ग्रुप बनाने की आजादी है। ठीक, आप देखते होंगे हर डिपार्टमेंट के अंदर में पर्टिकुलर ग्रुप कम्युनिटी बनी होती है, तो वो हमारे पास है फ्रीडम टू असेंबल, एक जगह पे आ करके एकत्र होने की आजादी दी गई है, फ्रीडम टू असेंबल। ठीक, नॉर्मली हम लोग कहीं पे भी जा करके 4 लोग 5 लोग खड़े हो सकते हैं, ये हमारे पास है फ्रीडम टू असेंबल की। लेकिन एक आपके पास सीआरपीसी या आईपीसी की धारा जो है धारा जिसको कहते हैं आर्टिकल 144, जिसको कहते हैं धारा 144, उसके तहत अगर वर्स्ट सिचुएशन है तब लगाया जाता है आर्टिकल 144, और उसमें जो है आप 4 लोगों से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। जब डेंजर या थ्रेटनिंग की कंडीशन होती है तो धारा 144 लगाई जाती है, तो उस समय ये आर्टिकल आपका कैंसिल कर दिया जाता है। तो नॉर्मली जो हमारे पास आजादी है नॉर्मल कंडीशन में वो है फ्रीडम टू असेंबल, कहीं पे भी एकत्र होने की आजादी है। ठीक, लेकिन ये भी 100% एब्सोल्यूट नहीं है। जब गवर्नमेंट को लगेगा कि आपकी फ्रीडम टू असेंबल से देश को थ्रेटन हो सकता है, तो आपसे इमरजेंसी की ड्यूरेशन में ये राइट्स आपसे छीन लिया जाता है, जिसे आपने पढ़ा होगा आईपीसी की धारा, जो धारा 144 होती है। ठीक, अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज सी में। इसमें बताया गया है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। अब आपके पास आजादी है एसोसिएशन बनाने की। एसोसिएशन का मीन समझिएगा क्या है कि आप एसोसिएशन मतलब जैसे एसोसिएशन को समझिए कैसे, जैसे आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ठीक, तो ये जो बताया गया है कि फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, आप तो एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज सी में। ठीक, फोर्थ है आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज डी में कहा गया है फ्रीडम टू मूवमेंट, मीन्स आप भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और आपके पास आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज डी के थ्रू आप पूरे भारत में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई भी आपको गवर्नमेंट से पूछने की जो है जरूरत नहीं है। आपको आजादी है पूरे भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की। ठीक, अब देखिएगा, लेकिन इसमें भी एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन समझिए क्या है। जो भी आपके ट्राइबल एरिया हैं, जैसे कि आपके कुछ एरिया आपका जो है उड़ीसा का है, गंजम पोस्ट वाला, और आपके पास नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है जहां पे ट्राइबल्स रह रहे हैं, तो उनकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है कि आपको फ्रीडम टू मूवमेंट तो है, लेकिन कुछ
सेंसिटिव एरिया है वहां के लिए आपके रिस्ट्रिक्शन है। अगर आपको जाना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही आपको अलाउ किया जाता है मूव करने के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 के सब क्लॉज डी में फ्रीडम टू मूवमेंट है ऑल इंडिया में, बट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन भी है। वो एरिया जो ज्यादा सेंसिटिव है वहां पे आपके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज ई में। इसमें दिया गया है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, मीन्स आपके पास आजादी है, आप कहीं पे भी रह सकते हैं। मीन्स आप जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए, वहां पे कुछ समय तक काम किया, फिर आपके पास आजादी है, वहीं पे ही प्रॉपर सेटलमेंट भी कर सकते हैं, रहने की और वहीं पे बस जाने की भी आजादी दी गई है 19 के सब क्लॉज ई में। पहले आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज एफ था जिसमें बताया गया था राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दो जगह पे था। एक था आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज एफ में, जिसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट बोला गया था, और उसके लिए पर्टिकुलर आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 31 जिसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट बोला गया। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना 1951 से 1978 तक लगातार हमारी गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के टग एंड वॉर चल रहा था। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1978 और उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके पार्ट 12 में आपके 300A में जोड़ा गया राइट टू प्रॉपर्टी को। और वो जो राइट टू प्रॉपर्टी था अब वो आपका फंडामेंटल राइट ना होकर के एक लीगल राइट हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा पहले 1978 से पहले तक आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज एफ में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से हटा करके पार्ट 12 में 300A में एक लीगल राइट्स बना दिया था, याद रखिएगा। अब लास्ट है आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज एफ, क्योंकि वो तो हट गया, अब एफ में जो जी था उसको एफ बना दिया गया है। वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। मींस यहां पे बताया गया है कि आपके पास जो नॉलेज है आप अपनी नॉलेज के रिगार्डिंग अपना कोई भी प्रोफेशन या बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे भी रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि आप बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप हथियार या नॉर्मली जो चीजें सिक्योरिटी के लिए थ्रेटन हो सकती हैं उनका बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपके पास फ्रीडम टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस का राइट है कि मेरे पास डिग्री है और मैं अच्छा हूं पढ़ाने में, तो मुझे संविधान के थ्रू मिला हुआ है कि मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे आजादी है कि मैं पढ़ा सकता हूं। लेकिन अगर मैंने डिप्लोमा लिया होता या डिग्री लिया होता वेपन बनाने में, फिर भी मेरे पास आजादी नहीं होती कि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये था 19 सब क्लॉज एफ। जो आज 19 सब क्लॉज एफ है पहले वो 19 सब क्लॉज जी था, यानी उस समय हमारे पास टोटल फंडामेंटल राइट्स 7 थे, लेकिन 1978 के बाद फंडामेंटल राइट्स की संख्या हो गई है हमारे पास 6। 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। अगर मैं बात करूं, जो प्रेस की आजादी की बात की जाती है वो भी आपके पास राइट टू फ्रीडम में ही है, लेकिन कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है। यानी जब संविधान बना था तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा गया, लेकिन ये एक्सप्लिसिट नहीं है, ये इम्प्लिसिट ही हमने आर्टिकल नंबर 19 का ही एक भाग मानते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता या जो प्रेस है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आते हैं, आपने एक सुना होगा राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में पढ़ा होगा। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लॉज ए का ही एक भाग माना जाता है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज ए के एक में ही है। ठीक, राइट टू इंफॉर्मेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय तो नहीं था, लेकिन ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू बनाया गया जो आया था 12 अक्टूबर 2015 में। 12 अक्टूबर 2015 में राइट टू इंफॉर्मेशन हमने पास किया एक्ट, और उसके थ्रू हमने इसको आर्टिकल नंबर 19 के ए में जोड़ दिया है। ठीक,
अब राइट टू इंफॉर्मेशन लाने की जरूरत क्यों थी? राइट टू इंफॉर्मेशन इसलिए लाया गया कि हमने ये माना कि इसके आने के बाद एरा ऑफ बेटर एंड मोर ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए, कि जो हमारी गवर्नेंस है वो और भी ज्यादा बेटर हो जाए, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए, पारदर्शी हो जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई थी, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाए। ठीक, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया। इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, उसके साथ साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। यानी जो इस कमिश्नर, ये जो कमीशन होगा, इस कमीशन के मेंबर में बताया गया था, एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसके साथ साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रख सकते हैं। ठीक, अब इनका काम क्या होगा, बस इन आरटीआई पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, यानी यहां से ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए ये बनाया गया था। अब देखिएगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कैन फाइन ऑफिसर, जो ऑफिसर होंगे, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कैन फाइन ऑफिशियल ₹250 पर डे with maximum of ₹25,000 if information is delayed beyond stipulated 30 days। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन 30 दिन से भी ज्यादा डिले हो जाती है तो आप पे पर डे के हिसाब से 250 रुपए मिनिमम से मिनिमम आप पे पेनल्टी लगाई जा सकती है, या मैक्सिमम 25,000 रुपीज पेनल्टी ये कमीशन लगाएगा आपके ऊपर। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम के टॉपिक को हमने कवर किया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल नंबर 20। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20 में क्या दिया गया है। आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक, अब देखिए इसमें है क्या, आर्टिकल नंबर 20 में बताया गया है कि जब तक आपने कोई अपराध नहीं किया है तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और जो भी आपको अरेस्ट किया जाएगा वो उस समय बने हुए कानून के अंतर्गत ही आपको सजा मिलेगी। ठीक, आर्टिकल नंबर 20 में बस यही कहा गया है कि जब तक आपने जो कानून है अगर आपने उसको वायलेट किया तभी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात बताया गया कि जो भी आपका अरेस्ट होंगे तो आपको जो सजा मिलेगी वो उस समय जो कानून चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी, ना कि जिस समय क्राइम हुआ है उससे पहले के कानून को देख करके, ना उस डेट के क्राइम के बाद के टाइम के जिस दिन क्राइम हुआ उसके बाद जो लॉ हो उन पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ जिस दिन आपने क्राइम किया उस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस क्राइम के लिए सजा होगी वही आपको दी जाएगी। ये बताया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए। ठीक, दूसरा अब इसमें देखिए क्लॉसेस हैं। ये था आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लॉज 1, जिसमें ये बताया गया कि आपको तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब आपने कोई कानून तोड़ा होगा। ठीक, और जो भी आपने कानून तोड़ा है तो उसके रिगार्डिंग जो सजा उस डेट में वैलिड होगी वही आपको मिलेगी, ना तो रेट्रोस्पेक्टिव होगी ना तो प्रोस्पेक्टिव हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लॉज 2। इसमें बताया गया है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक, इसी को कहते हैं डबल जियोपॉडी। मीन्स क्या है, आपको एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार आपको सजा नहीं मिल सकती। ठीक, तो यानी आपके लिए एक अपराध के लिए एक इंडिया में एक ही सजा एक इंसान को मिलती है, लेकिन एक ही इंसान हो और उसने एक से ज्यादा अपराध किए हैं तो हर एक अपराध के रिगार्डिंग आपको अलग अलग सजाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सेम क्राइम के लिए एक से ज्यादा बार आपको सजा नहीं दी जा सकती। ये है आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लॉज 2, जो ये बताता है कि जो डबल जियोपॉडी है वो नहीं है, आपके पास सिंगल जियोपॉडी है। मीन्स आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। आर्टिकल नंबर 20 का सब क्लॉज 3 है, जो बताता है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस shall be compelled to be a witness against himself। मीन्स कहा जा रहा है कि आपको यहां पे यही चीज बताई गई है कि आपने कोई भी ऑफेंस किया है तो उसके लिए आप खुद
अपने अगेंस्ट अगर स्वयं से देना चाहते हैं, अपने अगेंस्ट में या अपने खिलाफ जो मीन्स जो भी कन्विंस या आपने कोई भी क्राइम किया है, तो उसके लिए आपके अगेंस्ट में जो पुलिस होगी आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप इसके गवाही दें। मीन्स यही बताया गया है कि आप फ्री हैं, आप अगर कोई क्राइम किए हैं और आपको लगता है कि आपने क्राइम किया है तो आप जज के सामने जाकर के बोल सकते हैं, लेकिन पुलिस आपको प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप अपने क्राइम के लिए खुद ही विटनेस बन जाएं। ठीक, ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 20 के सब क्लॉज 3 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी के बारे में बताता है। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, आर्टिकल नंबर 21। याद रखिएगा, राइट टू लाइफ किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21 में। तो राइट टू लाइफ या आर्टिकल नंबर 21 में क्या क्या चीजें समझिएगा। ठीक, इसमें बताया गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आपको जीने का अधिकार है। स्टेट आपको वो सारे एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिनसे कि आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो, यानी आप सरवाइव कर पाए। ठीक, अब देखिएगा आर्टिकल नंबर 21 में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। देखिए, जैसे आप बात करते हैं सुसाइड जो है, आप खुद सुसाइड में क्या है, सुसाइड भी क्राइम है। अगर आपने सुसाइड किया और आप बच गए तो आपके खिलाफ केस बनेगा और आपने राइट टू लाइफ का उल्लंघन किया है, इसलिए आपके ऊपर केस चल सकता है। ठीक, तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत आपको जीने का अधिकार है, और अगर आपने अपनी जिंदगी से परेशान होकर के सुसाइड कर रहे हैं तो वो अगर आपने बच गए तो आपके ऊपर क्राइम का केसेस चल सकता है। ठीक, तो ये बात हुई। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आता है अनेस्थीसिया का। ठीक, तो अनेस्थीसिया को लेकर के 2015 में काफी बातें हो रही थी। ठीक, तो अब देखिए, 2 टाइप की अनेस्थीसिया होती है। अनेस्थीसिया होती है कि जब लगता है कि सिर्फ इंसान मशीन पे ही या दवाई पे ही डिपेंडेंसी रखे हुए है, जिस दिन दवाई देना बंद कर दिया जाएगा या मशीन की से उसको हटा दिया जाएगा वो मर जाएगा। ठीक, तो वहां पे अनेस्थीसिया के केस में 2 टाइप की अनेस्थीसिया होती है। एक होती है एक्टिव अनेस्थीसिया, एक होती है पैसिव अनेस्थीसिया। मींस अगर कोई भी इंसान सिर्फ मशीन पे ही पड़ा हुआ है और उसी पे ही सर्वाइव कर रहा है तो उसको गवर्नमेंट ने 2015 के बाद अलाउ कर दिया कि हाँ, आप अनेस्थीसिया ले सकते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन पे आप सर्वाइव कर रहे हैं तो आपको मरने का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरी बात समझिएगा, जैन धर्म में एक वर्ड होता है जिसे संथारा कहते हैं। एक जैन धर्म में संथारा होता है जिसमें इंसान खाना पानी छोड़ करके अपने प्राण के त्याग देता है। तो वो जैन धर्म की मान्यता में चलता चला आ रहा है, तो वो भी वैलिड कर दिया गया है आर्टिकल नंबर 21 में। तो उसको हम एक्सेप्शन के रूप में ले सकते हैं कि जैन धर्म को मानने वाले लोग आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू अनेस्थीसिया को फॉलो करके अगर अपनी बॉडी को खत्म कर रहे हैं तो वो वैलिड माना गया है कानूनी नजर में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 21 का सब क्लॉज ए। ये देखिएगा, जो बाद में ए बी जोड़े जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्ट के थ्रू ही एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जोड़ा गया होगा। तो जो आर्टिकल नंबर 21 का सब क्लॉज ए है, ये 21A है, इसमें बताया गया है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन आया था, वो आया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 की समय की बात है। तो 86वां संविधान संशोधन एक्ट या अधिनियम 2002 के तहत राइट टू एजुकेशन को हमने फंडामेंटल राइट्स माना और उसको हमने आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा, जिसमें बताया गया है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो स्टेट है उसकी मोरल ड्यूटी है। ये बताया गया था आर्टिकल नंबर 21 में, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में 21वें ए में ऐड किया गया था। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 22 की बात करते हैं। ये हमारा राइट टू फ्रीडम का आखिरी आर्टिकल है, जिसमें बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। मीन्स क्या है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके समय में आपको कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये है अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात की गई है। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको पुलिस किसी क्राइम के लिए अरेस्ट करती है तो पहली बात है कि उनको आपको गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा। दूसरी बात है
कि आपको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो आपके पास आजादी होगी कि आप अपनी पसंद का वकील हायर कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात समझिएगा क्या बताया गया इसमें बताया गया कि जब भी किसी भी सिटीजन को अरेस्ट किया जाता है किसी क्राइम के रिगार्डिंग, तो उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उसको रिमांड में भेजना है कि उसको बाइज्जत बरी करना है। तो ये था आर्टिकल नंबर 22, जिसमें बताया गया है कि अरेस्ट करने का कारण बताना पड़ेगा और फिर आप अरेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास अधिकार होंगे कि वो अपनी पसंद का वकील हायर कर सकता है। ठीक, फिर बताया गया कि जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको अरेस्ट किए गए समय से 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह बताया गया है कि एक प्लेस जहां पे अरेस्ट किया गया है और जहां पे मजिस्ट्रेट है, तो उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में जो ट्रेवल में टाइम लगेगा उसको एक्सेप्ट करके 24 घंटे तक पुलिस रख सकती है। ये था आर्टिकल नंबर 22। अब इसमें देखिएगा, लेकिन जो आर्टिकल नंबर 22 है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है, लेकिन एनिमी जो और नॉर्मली जो फॉरेनर है, उन जो और भी लोग भारत में रह रहे हैं, भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए आर्टिकल नंबर 22 है। बट अगर एनिमी एलियन है, यानी वो लोग जिनसे हमारा वार हो चुका है, जैसे एनिमी एलियन में से दो ही को रखा गया है, एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। ठीक, एनिमी एलियन के लिए भी आर्टिकल नंबर 22 नहीं है। और कोई भी पर्सन, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर द लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर किसी भी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू अगर पकड़ा गया है, निवारक निरोध कानून के तहत पकड़ा गया है, ये जो निवारक निरोध कानून था, अगर इसके थ्रू पकड़ा गया है तो अब पुलिस के पास पावर होती है कि वो उस इंसान को 3 महीने तक पुलिस रिमांड में रख सकता है। ठीक, तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। तो ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ठीक, तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 90, 20, 21, 22, जिसमें मैंने राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन किया है। जैसा आपको लगे इसका रिव्यू आप हमको बताइएगा। ओके, थैंक यू।